नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम देखते हैं करंट का जो आज महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट है। एक है चीन में जीवाश्म से संबंधित खोज हुए हैं और भारत में भी खोज हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ क्या खोज हुए हैं। देखिए, सबसे पहले जो जीवाश्म वैज्ञानिकों को बोला जाता है पेलियोटोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? पेलेंटोलॉजिस्ट। पेलेंटो शब्द का इस्तेमाल होता है, इसमें दो होते हैं। अगर वनस्पति के अवशेष हैं, जो जीवाश्म हैं, दो तरीके के हो सकते हैं। तो वनस्पति के जीवाश्म हो सकते हैं या तो फिर आपके जंतु के। तो दो तरीके के जीवाश्म होते हैं। ये हो जाएंगे पेलियो बायोलॉजिस्ट और ये हो जाएंगे आपके जो पेलियो जूलॉजिस्ट हैं। तो एक जूलॉजी शब्द जुड़ जाएगा इसी में, पेलियो जूलॉजिस्ट, और इसी में जुड़ेगा वनस्पति के लिए तो पेलियो बायोलॉजिस्ट। और यहाँ पेलेंटोलॉजिस्ट, ये जीवाश्म वैज्ञानिक। ये शब्द आपसे कभी कभी पूछता है, सीधा जीवाश्म ना पूछ के हिंदी में इंग्लिश में पूछ लेगा इसका मतलब क्या होता है या इस वैज्ञानिक को क्या बोला जाता है। और सवाल है, चीन में किस चीज का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? जीवाश्म होते क्या है? जीवों के अवशेष अगर मर जाते हैं, जीव किसी, आप देखेंगे जैसे मान लीजिए किताब है, तो किताब के पेज में कोई मच्छर मर जाता है, जो मॉस्किटो है, मच्छर मर जाए, इसके ऊपर एक और पेज आ जाता है, उस पेज के बीच में जो दब जाते हैं मरे हुए मच्छर, जब आप पेज खोलेंगे तो उसके सुंदर सा क्या मिलेगा? छाप मिलते हैं। ये इस छाप के आधार पे पता चलता है वो जीव का आकृति, रूप, रंग, रेखा जो भी है। तो यही अवशेष हैं। क्या बोलेंगे? अवशेष इसे बोलते हैं। ये जीवाश्म, एक शब्द है जीवाश्म। तो इसी तरीके से बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। चींटी भी दब के मर जाती है, डायनासोर मर जाते हैं। किसी पत्थर में धीरे धीरे परत है, मिट्टी का परत या चट्टान इसके ऊपर आ जाती है। बाद में जब पेलेंटोलॉजिस्ट इसकी खोज करते हैं तो वो अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके आधार पे बताया जाता है वो जीव कितने साल का है, कितना आकार का था, ये थे। तो यहाँ पे चीन में भी खोज हुआ है। इसमें बोलेंगे आप, जो खोज का नाम है उसका नाम है लैम्प रे। ये है, इसके जीव अवशेष की प्राप्ति हुई है। अब सवाल ये क्या है, तो बोलेंगे दंत विहीन मछली थे। इसके दांत नहीं थे, मछली थे, लेकिन परजीवी मछली थे। तो किसी पे डिपेंड थे? परजीवी मछली थे, दंत विहीन थे, और ये क्या खाते थे? मांस खाते थे। अब सवाल है कि कैसे खाते थे? तो शक करके खाते थे, दांत थे नहीं, तो मांस पे डिपेंड थे, परजीवी के। तो परजीवी के मांस पे डिपेंड थे, दंत विहीन मछली थे, इसकी खोज हुई है। अब लाइफ कितना साल पुराना है इसका अवशेष? 13 करोड़ वर्ष पूर्व। 13 करोड़ वर्ष पूर्व। और मानव का उद्गम कितना है? आधुनिक मानव तो 36,000 वर्ष पहले हुआ है, और मानव का उद्गम ऐसे 7 से 10 लाख ईसा वर्ष पहले माना जाता है। तो मानव अभी 10 लाख वर्ष पहले आया है, और इसके अब से सोचिए 13 करोड़ वर्ष पूर्व थे। ये वो पीरियड था जब डायनासोर अस्तित्व में थे। तो डायनासोर के ही समकालीन थे। ठीक है, इनके अवशेष 13 करोड़ वर्ष पूर्व प्राप्त हुए। कहाँ बोलेंगे? चीन में। अगर इस शब्द का इस्तेमाल करता है, लैम्प्रे हाल फिलहाल में जीवाश्म की प्राप्ति हुई है, कहाँ पे प्राप्ति हुई है? तो बोलेंगे आप चीन में। कारण है क्योंकि 13 करोड़ वर्ष पूर्व का अवशेष मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए काफी रिसर्च करना होता है। कार्बन डेटिंग पद्धति का भी इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डेटिंग जो शब्द है कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है चट्टानों में, उसके चट्टानों की आयु का निर्धारण करने के बाद ही जीवों की आयु का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि जो जीव मरे हैं उसके ऊपर चट्टान धीरे धीरे इकट्ठा हुई है, तो चट्टान में जो कार्बन है, कार्बन डेटिंग उसे बोला जाता है। उसके आधार पे, कार्बन के आधार पे चट्टानों की उम्र बताई जाती है, फिर जीवों के अवशेष की उम्र बताई जाती है। अब ये भारत में किस चीज की खोज हुई है? भारत में जीवित जंतु की खोज हुई है। यहाँ पे जंतु है, एक जंतु है गेक्को। क्या बोलेंगे? गेक्को। ये क्या है? छिपकली है, छोटी सी छिपकली, 2 इंच की है। तो भारत में छोटी सी छिपकली गेक्को, इसकी खोज हुई है। कहाँ पे खोज हुई है, कहाँ मिलते हैं? बोलेंगे पश्चिम घाट में। पश्चिम घाट क्या है? भारत के पश्चिम में जो एक माउंटेन श्रेणी है, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो बोलेंगे मुंबई से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जाती है, ये पश्चिम घाट इसे बोलते हैं। यहाँ से केरल के कन्याकुमारी तक के माउंटेन है। तो पश्चिम घाट में
गेक्को की खोज हुई है। इसके खोजकर्ता के नाम पे इसका नाम दिया गया, नामांकन किया गया। जो साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम है बोलेंगे रसीदी रसीदी द्वार द्वार गेक्को। वैज्ञानिक नाम अगर पूछ ले कि रसीदी द्वार गेक्को क्या है, तो बोलेंगे आप छिपकली है। छिपकली एक प्रजाति है, सुंदर दिखाई देती है, 2 इंच की, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी अभी छिपकली है, पश्चिम घाट में मिलती है। तो ये दो खोज से रिलेटेड है आपका। और किसके पोर्शन है ये, तो साइंस के भाग है ये, अर्थात साइंस का करंट अफेयर है। अब यहाँ पे हम लोग एक देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। जो एलन मस्क है, एलन मस्क का नाम सुने होंगे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, टेस्ला के भी मालिक है, ट्विटर के भी मालिक है। जो एलन मस्क, ये क्या है, इनकी कंपनी का नाम है एक्स कंपनी है। एक्स का पहले नाम क्या था, बोलेंगे ट्विटर नाम था। दूसरा क्या, एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला के मालिक है, इलेक्ट्रिक कार बनाती है ये, इलेक्ट्रिक कार, ई कार बनाने वाली कंपनी है। अब इन्होंने एक नई कंपनी शुरुआत की है, एक्स ए आई। एक्स तो इनकी कंपनी का नाम है, ए आई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कृत्रिम बुद्धि, अर्थात एक नई कंपनी है इनकी, बोलेंगे एक्स ए आई। जब भी पूछे कंपनी का, एक्स ए आई के फाउंडर कौन है, एलन मस्क है। क्या बनाएगी, बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगी, ए आई बनाएगी कंपनी। अब इससे मानव को मदद मिलेगा, सारी जानकारी अवेलेबल कराएगा मानव को, जो भी जरूरत है। अब इन्होंने क्या है, ग्रोक नाम का एक बना भी दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक। तो ये है आपका, ग्रोक नाम का इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। अब इनके चीज प्रतिद्वंदी कंपनी है, अर्थात इनको टक्कर देने वाली कंपनी कौन कौन सी है, गूगल है, तो गूगल वो है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का सुनेंगे आप, बिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उन्होंने पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, तो इसमें एलन मस्क भी अब शुरुआत कर दिए हैं, ग्रोक बना लिए हैं इन्होंने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ साथ में कंपनी बना दिया है। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाएंगे इस कंपनी के जरिए। ये जो कंपनी बनाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाएगी, इससे कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित ऐप आएंगे। तो ये है आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें भी आप कर सकते हैं कि बिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। गूगल का क्या है, गूगल वो है। तो ये देख लीजिएगा इसे। अब यहाँ पे एक है आपका धान से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट है। जो धान की फसल होती है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है और फैक्ट है। क्या, सबसे पहले देखिए कि कौन सा राज कुल जो अनाज हो रहे हैं, फसल हो रहे हैं, कुल फसल में सर्वाधिक क्या है, अनाज, सर्वाधिक धान का उत्पादन करता है। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए कुल फसल है, फसल में बहुत सारे हो सकते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, अरहर की दाल है, मूंग की दाल, आलू है, बहुत सारे फसल हो सकते हैं। लेकिन जो कुल फसल है, कुल फसल में धान की परसेंटेज क्या है, मात्रा सर्वाधिक किस राज्य में है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर है छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है, उसके कुल फसल में जो धान का फसल है वो सर्वाधिक है। सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़ के बाद बोलेंगे आप उड़ीसा। छत्तीसगढ़ प्रथम नंबर पे, सेकेंड नंबर पे उड़ीसा, थर्ड नंबर पे पंजाब है। तो ये 3 राज्य हैं सबसे अधिक जो है कुल फसल में, छत्तीसगढ़ प्रथम, सेकेंड नंबर पे उड़ीसा, थर्ड नंबर पंजाब। पुनः यहाँ पे और फैक्ट है धान से रिलेटेड कि धान की
सर्वाधिक खरीदारी, जो सर्वाधिक खरीदारी है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट जो सर्वाधिक खरीदारी है वो कहाँ से खरीदारी होती है? सबसे बोलेंगे पंजाब से। जो पंजाब में कुल धान का फसल हो रहा है, कुल धान का फसल की सर्वाधिक खरीदारी है। सभी फसल नहीं खरीदे जा रहे हैं, यहाँ पे धान से बात कर रहा हूँ मैं। जो पंजाब में कुल धान हो रहे हैं इसका 90% खरीदारी हो जाती है। सेकेंड नंबर पे हरियाणा से कुल फसल का 80% खरीदारी हो जाती है। और इसके बाद है छत्तीसगढ़ का, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ का स्थान है। इसके कुल धान के फसल का 72% जो है खरीदारी हो जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एक शब्द आता है MSP। एक मिनिमम सपोर्टिव प्राइस केंद्र सरकार निर्धारित करती है कि किसी भी धान का फसल हो, गेहूं की फसल हो, अर्थात 23 तरीके की जो फसल है, धान को छोड़ के, मतलब धान भी इंक्लूड है, जोड़ दिया जाए इसमें, इसे क्रॉस कर दे रहा हूँ। 23 फसल के लिए मिनिमम सपोर्टिव प्राइस एक निर्धारित मूल्य है, केंद्र सरकार जारी करती है कि इतने में ही खरीदा जाएगा। एक मापदंड है, इससे कम पे नहीं खरीदा जाएगा। तो जो किसानों से फसल खरीद रही है केंद्र सरकार, वो 23 फसलों के लिए क्या है, MSP का निर्धारण कर रही है। ठीक है, इसमें फैक्ट निकल रहा है मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, न्यूनतम समर्थित मूल्य। तो इसे नोट कर लीजिएगा, मिनिमम समर्थन मूल्य कितने फसल की है, 23 फसल के लिए है, केंद्र सरकार निर्धारित करती है। इसमें सारे ऑलमोस्ट फसल आ जाते हैं जो प्रमुख प्रमुख रूप से हैं। और ये देख लीजिएगा कि कुल जो धान हो रहे हैं, सर्वाधिक धान की खरीदारी पंजाब से 90% खरीद रही है। अगर 100 किलो धान है पंजाब में मान लीजिए, तो उसका 90 किलो इसका प्रोक्योरमेंट खरीदारी हो जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। हरियाणा से 80 किलो हो जा रही है 100 किलो में, छत्तीसगढ़ से 72 किलो खरीदारी हो जा रही है। ये है। अब इसके बाद देखिए IR से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। जो अमेरिका है, अमेरिका अमेरिका क्या कर रहा है, मिडिल ईस्ट जो कंट्री है आपके, ऐसे करके यही है। तो ये मिडिल ईस्ट में ऐसे जाइए, ये यूरोप है। क्या दिखाई देता है आपको कि एक जो है आपका ये पूरा पोर्शन मिडिल ईस्ट का है। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका US जो है अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत करते जा रहा है। अब यहीं पे इसराइल है, गाजा और वेस्ट बैंक है, फिर भूमध्य सागर है पूरा। तो इस भूमध्य सागर में अमेरिका ने कल, बोलेंगे ओहियो क्लास का सबमरीन। ये सबमरीन क्या है, पनडुब्बी, जो पानी में रहते हैं। जो पानी है इसमें एक सबमरीन रहता है, अंदर ही अंदर चलता है ऐसे उभार का। तो ये पनडुब्बी रहते हैं जो पानी के अंदर चलते हैं। ये न्यूक्लियर, बोलेंगे न्यूक्लियर क्लास का पनडुब्बी है, अर्थात परमाणु रिएक्टर होते हैं इसमें। तो परमाणु रिएक्टर ईंधन से चलते हैं, लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। प्लस क्या है इसमें, ये स्टील प्रणाली से लैस है। तो इसके कुछ विशेषता देखिए ओहियो क्लास की। सबसे पहले बोलिए न्यूक्लियर, न्यूक्लियर सबमरीन है, पनडुब्बी है। पुनः क्या है, ये किसी रडार के पकड़ में नहीं आती, इसे बोलते हैं रडार की पकड़ में नहीं आती, तो इसे बोलते हैं स्टील। तो स्टील विशेषता से लैस है, लंबे समय तक क्या है, पानी में रह सकती है। इसके साथ क्या है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी है इसके पास। तो न्यूक्लियर क्षमता वाला मिसाइल है, न्यूक्लियर क्षमता वाले मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल से लैस है। इतनी सारी विशेषता होने के बाद अब ओहियो क्या है, ओहियो अमेरिका का एक स्टेट है, राज्य है।
अमेरिका का स्टेट ओहियो ओहियो प्रांत के नाम पे ओहियो क्लास का सबमरीन या भूमध्य सागर में तैनात किया है। मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिका अपने जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है और ईरान को अलग थलग करना चाहता है। ऐसा क्यों कि ईरान व ईरान समर्थित आतंकी गुट, ईरान समर्थित जो आतंकी गुट है, इनको क्या करना चाहता है, बिल्कुल समाप्त करना चाहता है। ये इसका पहला टारगेट यही है। इसलिए क्योंकि इधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो सैन्य बल है, अमेरिका के जैसे सैन्य बल इराक में 2500 रह रहे हैं, इजराइल में रह रहे हैं, फिर सीरिया में रह रहे हैं, उस पर लगातार ईरान और ईरान समर्थित आतंकियों द्वारा हमले किए जा रहे हैं। हर महीने में एक आंकड़ा है कि 15 अटैक हो रहे हैं तो अमेरिकी बलों पे। फलस्वरूप अमेरिका अपना लगातार क्या है, न्यूक्लियर पनडुब्बी हो, न्यूक्लियर क्षमता वाले मिसाइल हो, सैन्य बल हो, सारे चीज वहां पे मजबूत कर रहा है। अपनी नौसेना वायुसेना को भी मजबूत कर रहा है, ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहा है। प्लस जो यूएस प्रेसिडेंट है वो किस किस कंट्री में भ्रमण कर रहे हैं, तो बोलिए साइप्रस से लेके सबको अपने फेवर में करना चाहता है। साइप्रस, इराक, तुर्की, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, इन सारे कंट्री में वो भ्रमण कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और सबको अपने फेवर में लाना चाहते हैं। सबको फंडिंग भी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट सारे कंट्री में अमेरिकी सेना रहती है। तो ईरान को बिल्कुल चारों साइड से घेरने के लिए अमेरिका अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। लेकिन इसका एक और भी कारण है, सिर्फ ईरान ही नहीं है बल्कि जो ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट है, एशिया, इससे अमेरिका, ईरान, रूस और साथ साथ में चीन, इन सब का एक कंट्राडिक्शन हो रहा है, जिसमें क्या है, ईरान, रूस और चीन एक साइड है। तो चाइना क्या है, मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरा एशिया पे अपना दबदबा बनाना चाहता है। सेंट्रल एशिया पे तो चीन ने अपनी एक मजबूत पकड़ बना ली है। वो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी उपस्थिति दर्शाए। तो अमेरिका का कहना है कि ईरान और ईरान समर्थित आतंकी गुट को समाप्त करना चाहता है। वास्तविक रूप से अमेरिका चीन को अलग थलग करना चाहता है और चीन की उपस्थिति इन सारे कंट्री से हटाना चाहता है। तो देखिए आगे टेंशन, जियो पॉलिटिकल टेंशन आगे और बढ़ेंगे। अगर इस तरीके से कोई भी हरकत करेगा तो चाइना क्या है, अपनी उपस्थिति और मजबूत करेगा, पाकिस्तान को फेवर में लेगा, ईरान को फेवर में लेगा, साथ साथ रशिया को फेवर में लेगा। और ये पहले से क्या है, आप अमेरिका के कट्टर शत्रु माने जाते हैं। हालांकि चाइना और अमेरिका कट्टर शत्रु नहीं, लेकिन एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी हैं, जो बाद में शत्रुता का रूप धारण करेगा। लेकिन ईरान और अमेरिका कट्टर दुश्मन है, अमेरिका रूस कट्टर दुश्मन है। गठबंधन बनेंगे थर्ड वर्ल्ड वार की और मिडिल ईस्ट को लेके। अब यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISI। देखिए अभी नासा जो है ये टेक्नोलॉजी से है, तो लिख लीजिएगा टेक्नोलॉजी टेक्निक। तो यहाँ पे क्या है, नासा, नासा का फुल फॉर्म जानते होंगे। तो ये क्या है, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसने एक ऐप बनाया है, स्पोर्ट द स्टेशन, स्पोर्ट द स्टेशन, ये ऐप का नाम है। ठीक है, क्या है, पहले बोलिएंगे कि नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने क्या बनाया है, स्पोर्ट द स्टेशन एक ऐप है। इस ऐप के द्वारा ISS, ये क्या है, इंटरनेशनल, अब इसको देख लीजिए, आई फॉर इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब है क्या, तो बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, अर्थात अंतरिक्ष में रुकने के लिए एक स्टेशन है। धीरे धीरे पहाड़ बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, धीरे धीरे कल पुर्जे पहुंचाए जाते हैं अंतरिक्ष में। ऐसे करके क्या बन गया, एक
ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना। इसमें हर कंट्री का योगदान है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं वो रुकते हैं, अंतरिक्ष यात्री, या फिर जो ट्रेवल है, जिसके अंतरिक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, घूमना चाहते हैं, जैसे एलन मस्क टाइप के लोग, इनको पसंद आता है अंतरिक्ष में घूमना, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही रुकते हैं वो। क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ठहराव वाला है अंतरिक्ष में, यहाँ पे रिसर्च भी होते हैं, लेबोरेटरी भी है, साथ साथ में जो भी अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं यहीं पे रुकते हैं। इसमें सारे कंट्री का योगदान है। अमेरिका और रूस कितने भी कट्टर शत्रु हों, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं। तो पूरा विश्व का इसमें कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट। तो वेस्टर्न कंट्री और साथ साथ में रसिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाए, इसके 25 साल हो गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। तो अभी 2023 चल रहा है, 1998 में बना था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब जब 25 साल हो गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, तो उसी के उपलक्ष्य में नासा ने एक ऐप जारी किया है कि एक्सप्लोर द स्टेशन। अगर इस ऐप को आप डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में कहाँ पे है, लोकेशन पता कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में कहाँ है। उसका वीडियो पिक्चर अपने आप आएगा, तो वीडियो पिक्चर इसको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में घूमते रहते हैं। अंतरिक्ष की हर चीज़ क्या है, घूर्णन करती है, घूमते रहती है, तो समय समय पर अपने लोकेशन से चेंज होते रहती है। तो आप लोकेशन को, वीडियो को, पिक्चर को देख सकते हैं एक्सप्लोर द स्टेशन के जरिए। तो क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लोर द स्टेशन किसने जारी किया, ये है क्या, तो बोलेंगे ऐप है। जारी किसने किया है, नासा ने किया है। नासा क्या है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब यहाँ पे ISS क्या होता है, बोलेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक स्टेशन है। फिर बोलेंगे क्या काम है इसका, यहाँ पे रिसर्च होते हैं, लेबोरेटरी भी है, अंतरिक्ष यात्री रुकते हैं और क्या करते हैं, तो अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधान करते हैं, अंतरिक्ष में है। चाइना अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, 93, तो वो देखते हैं। ये है आपका इम्पोर्टेंट, 25 साल हो चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।